रीबर्थ ऑफ मिस्टर किंग एपिसोड 3। इप्शिता अभिमन्यु की बात चुपचाप सुन रही थी और तभी अभिमन्यु ने कहा, आप नहीं जानती, लेकिन अभी इस एंगेजमेंट को हम सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सभी लोगों को ये बात पता चले कि आप हमारी फियांसे हैं, क्योंकि हम आप पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं आने देना चाहते। आपको हमारी यह बातें झूठी लग रही होगी, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभिमन्यु की बातें सुनकर इप्शिता ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और अभिमन्यु ने आगे बोलना जारी रखा। आपने पता नहीं इस बात को नोटिस किया या नहीं, हमारे एंगेजमेंट में कोई भी घर परिवार के बाहर का आदमी नहीं था। यहाँ तक मैंने अपने किसी फ्रेंड या फिर स्टाफ को भी इनवाइट नहीं किया था। यह एंगेजमेंट सिर्फ हम दो परिवारों के बीच में ही हुई है और माँ साहब भी अभी यही चाहती है कि यह सब हमारी शादी तक प्राइवेट ही रहे। इप्शिता ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने मन में कहा, क्या मिस्टर अभिमन्यु सही कह रहे हैं? वैसे यह बात तो हमने भी नोटिस की थी कि कल हमारी एंगेजमेंट में घर वालों के अलावा और कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये सच है। इशिप्ता ये सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने अपनी जेब से वह अंगूठी निकाली और उसे इशिप्ता के चेहरे के सामने करते हुए कहा, प्लीज इस एंगेजमेंट को मत तोड़िए और हमारा सॉरी एक्सेप्ट करते हुए इस एंगेजमेंट रिंग को फिर से पहन लीजिए। इशिप्ता के दिमाग में अभिमन्यु की बात चल रही थी और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से इशिप्ता की मॉम ने उसे दोनों घर की इज्जत तो लेकर बातें बताई, वो सब भी इप्शिता के दिमाग में चल रहा था और उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसे अभिमन्यु के चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। उसने अभिमन्यु के हाथ में दिख रही अपनी अंगूठी की तरफ देखा और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मान ली हमने आपकी बात। इतना बोलकर इप्शिता उसे अंगूठी को अभिमन्यु के हाथ से उठाने लगी और तभी अभिमन्यु ने अंगूठी अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मैं आए? इशिप्ता ने मैं अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें दीजिए, हम खुद से पहन लेंगे। इतना बोलकर इशिप्ता ने अपना हाथ आगे फैलाया और अभिमन्यु ने इशिप्ता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इसका मतलब अभी तक आपने हमारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया? इशिप्ता ने मैं अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमने आपको माफ कर दिया है। अभिमन्यु ने इशिप्ता के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपने हमें माफ कर दिया तो लाइए हमें अपना हाथ दीजिए। इशिप्ता अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर इशिप्ता का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में दे दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में रखा, अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो ऐसे कि जैसे वो अब इशिप्ता को खुद से दूर नहीं जाने देगा। और जिस तरह से उसने इप्शिता के हाथ को पकड़ा, इशिप्ता महसूस कर पा रही थी कि वो अपनी बात को लेकर कितना गिल्ट फील कर रहा था। उसने जल्दी से इशिप्ता के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। जैसे ही अभिमन्यु ने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, इशिप्ता उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अभिमन्यु ने अभी भी इशिप्ता का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी सुहासिनी जी वहां पर 3-4 नौकरों के साथ आए और उन सब ने अभिमन्यु के सामने नाश्ते की प्लेट लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी जी को वहां आते देखकर ही इप्शिता ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और अभिमन्यु ने सुहासिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी जी, इन सारी चीजों की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप मुझे बेटा बोलते हैं और दूसरी तरफ ये सारी खातिरदारी क्यों? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो इस घर के होने वाले जमाई हैं, आपकी खातिर नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इप्शिता सुहासिनी को देखकर उठकर खड़ी हो गई और तभी सुहासिनी ने उसे वापस अभिमन्यु के बगल में बैठाते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप इप्शिता? बैठिए, कुंवर साहब से बात करिए, वह आपसे ही तो बात करने आए हैं और वैसे भी हमें एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, हम थोड़ी देर में आते हैं। आई होप यू डोंट माइंड बेटा। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स आंटी, आप आराम से जाइए, नो प्रॉब्लम। सुहासिनी जी ने वहां से जाते टाइम मुस्कुराकर इप्शिता की तरफ देखा और उसे वही अभिमन्यु के बगल में बैठा दिया। सुहासिनी जी के जाते ही अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे राजकुमारी इप्शिता, हम आपसे एक और बात पूछना चाहते थे। आप जब दोपहर में हमसे मिलने ऑफिस आई थी तो आपने हमें थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से कहा था कि आप हमें थैंक यू बोलने आई थी और हमें लंच पर ले जाने के लिए आई थी, तो क्या हम पूछ सकते हैं उसका क्या रीजन था? आखिर आप हमें थैंक यू क्यों बोलना चाहती थी? इप्शिता ने अपने हाथ में पहनी हुई उस अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा, कल एंगेजमेंट के टाइम जब हमारी ड्रेस का हो खुला था तो आपने हमारी हेल्प की और उसी टाइम हम इतने ज्यादा नर्वस हो गए थे कि हमने जल्दबाजी में आपको थैंक यू नहीं बोला, इसीलिए हम आज आपके ऑफिस आए थे। हमने सोचा था कि हम आपको सरप्राइज दे देंगे और साथ ही में थैंक यू बोलकर लंच पर चलेंगे, शायद तब हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा और समझ सके, बट शायद हमने गलती कर दी थी।
हमें आपके ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अभिमन्यु ने इप्सिता की पूरी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो मतलब हमने आपका लंच का प्लान ही फ्लॉप कर दिया, उसके लिए सॉरी। चलिए आपका ये लंच हमारे सिर पर उधर रहा, जब आप फ्री होगी तब हम आपको लंच पर जरूर ले जाएंगे। इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और तभी अभिमन्यु ने अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए कहा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी राजकुमारी इप्सिता, आपने हमें थप्पड़ बहुत जोर से मारा था, मतलब हमें आपसे बचकर रहना होगा। अभिमन्यु ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक करते हुए कहा। इप्सिता ने अभिमन्यु के गाल की तरफ देखकर शर्मिंदगी से कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, हम उस टाइम गुस्से में थे क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अभी कल हमारी एंगेजमेंट हुई और आज आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, हम समझ सकते हैं और मैंने वो क्यों बोला वह भी मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए चलिए अब हम चलते हैं। वैसे भी शायद हमने आपकी ब्यूटी स्लिप को डिस्टर्ब कर दिया, शायद आप सो रही थी। इप्सिता ने अभिमन्यु की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अभिमन्यु जैसे ही उठकर खड़ा हुआ इप्सिता भी उठकर खड़ी हो गई और अभिमन्यु जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी वो पीछे मुड़कर बोला, इप्सिता, अगर कभी आपको हमसे मिलना हो या फिर हमें ऐसा कोई भी सरप्राइज देना हो तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या? अभिमन्यु ने अपना मोबाइल फोन निकलते हुए कहा, ये लीजिए हमारा फोन और अपना नंबर दीजिए हमें। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर देख रही थी और तभी अभिमन्यु ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, अभी भी आपको हम पर ट्रस्ट नहीं है क्या, या फिर हमें आपकी नंबर के लिए आपकी मम्मी से परमिशन लेनी होगी? अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता ने हल्का सा मुस्कुराकर नाम में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु के हाथ से उसका मोबाइल फोन लिया और उसमें अपना नंबर डायल कर दिया। अभिमन्यु ने तुरंत उसे नंबर पर कॉल किया और जैसे ही उसे इप्सिता के फोन पर लगी हुई कॉलर ट्यून सुनाई दी, अभिमन्यु ने कॉल कट करते हुए कहा, सेव कर लीजिएगा हमारा नंबर और अगर कभी भी आपको हमसे मिलना हो तो हमें एक मैसेज कर दीजिएगा या कोई भी बात करनी हो आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकती हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुराया और इप्सिता भी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका चेहरा इतनी देर से मुस्कुराते हुए अब तक कितना लाल हो गया है। इतनी देर से उनके बीच चल रही है बात खत्म करते हुए अभिमन्यु ने कहा, अच्छा हम अब चलते हैं। इप्सिता ने बिना कुछ बोल ही बस हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से पीछे मुड़कर इप्सिता की तरफ देखा तो पाया कि इप्सिता की नजरें भी उसे पर ही टिकी हुई थी और तसल्ली करने के बाद फिर वह भी बाहर निकल गया। अभिमन्यु इप्सिता को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चला गया और इप्सिता वही हॉल में अपना फोन पकड़कर खड़ी थी। उसमें उसने जल्दी से अभिमन्यु का नंबर सेव कर लिया। इप्सिता के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, शायद अब उसका गुस्सा भी पूरी तरह से उतर गया था। तभी सुहासिनी जी वहां पर आए और उन्होंने इप्सिता के पास आकर कहा, इप्सिता, कुंवर सा कहाँ है? इप्सिता ने अपनी मां की तरफ देखकर बोली, मम्मी वो तो चले गए। सुहासिनी जी थोड़ा घबराते हुई बोली, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना, वो तुमसे नाराज होकर तो नहीं गए? इतनी जल्दी क्या थी उन्हें जाने की, हम आ जाते तब जाते। इप्सिता ने अपनी मां को समझाते हुए कहा, मम्मी हमने कुछ नहीं किया और वैसे भी वो राजवंशी परिवार के कुंवर हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी चले गए, आप भी बेकार की टेंशन लेती हैं। इतना बोलकर इप्सिता वापस अपने कमरे में आकर बैठी और उसने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु इतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझ रहे थे। इप्सिता अभिमन्यु के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसका फोन बजा और जैसे ही इप्सिता ने अपने फोन की रिंगटोन सुनी वह हड़बड़ाते हुए फोन की तरफ देखने लगी। वो नंदिनी का फोन था। उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, कहाँ हो नंदिनी तुम, और अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नंदिनी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे यार क्या बताऊं, मौसी जी ने मुझे यही रोक लिया है, मैं आज नहीं आऊंगी। वो मुझसे बोल रही थी कितने दिनों बाद मैं उनसे मिलने आई हूं तो आज के दिन तो मुझे उनके पास रुकना ही होगा। वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैं भी उन्हें ज्यादा मना नहीं कर पाई और मैंने हाँ बोल दी। इप्सिता नंदिनी की पूरी बात सुनकर बोली, ठीक है अच्छा किया, अगर तुम्हारी मौसी तुम्हें इतनी रिक्वेस्ट करके रोक रही है तो तुम रुक जाओ, एंजॉय करो उनके साथ, हम तुमसे बाद में बात कर लेंगे। इतना बोलकर इप्सिता कॉल रखने ही वाली थी कि नंदिनी ने कहा, अरे रुक, मेरी बात सुन पहले। इप्सिता ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है? नंदिनी एक्साइटेड होते हुए बोली, वैसे ये बता, जीजू से मिलने गई थी, क्या हुआ? तूने कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना इस बार? इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर अपने मन में कहा,
प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी क्रिएट कर ली थी मैंने, लेकिन अब फाइनली सब ठीक हो गया। लेकिन अभी मैं नंदिनी को सब नहीं बताऊंगी, वरना वो बेकार ही परेशान होगी और मुझे हजारों सवाल करेगी। नंदिनी फोन की दूसरी तरफ से बोली, हेलो इशू, तू मेरी बात सुन रही है ना? इतनी चुप क्यों है? कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, हम क्यों भला गड़बड़ करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं की हमने। नंदिनी ने एक रात की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुन, क्या कल तू मुझे यहाँ से पिकअप करने आ सकती है? वह क्या है ना, मेरी मौसी जी भी तुझसे मिलने के लिए बहुत कह रही थी कि मैं तुझे लेकर क्यों नहीं आई। अगर तू मुझे पिकअप करने आएगी तो इसी बहाने तू भी मौसी जी से मिलेंगी। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, हम तुम्हें पिकअप करने आएंगे। मौसी जी से मिलने के बाद फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे, कैसा रहेगा? इप्शिता की बात सुनकर नंदिनी खुश होते हुए बोली, ग्रेट, सबसे अच्छा रहेगा। वैसे भी मुझे पता चला है कि यहाँ के एक मॉल में 60% ऑफ की सेल लगी है, मैं तो खूब सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, फिर हम कल मिलते हैं। तुम भी आराम करो, जब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कॉल कट कर दिया। इप्शिता फोन रखने के बाद अपने बेड पर आराम से लेट गई और उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और उसके फोन में नंदिनी ने उन दोनों की एंगेजमेंट की कुछ पिक क्लिक की थी, तो इप्शिता उन पिक को देखने लगी। उसने देखा जब उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी तो उसने कितनी कसकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया था और अभिमन्यु उसे किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। इप्शिता के दिल में अभिमन्यु के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी और वह अपनी और अभिमन्यु की एंगेजमेंट की फोटोज को जूम कर करके देख रही थी। इप्शिता ने अभिमन्यु की फोटो जूम की और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जो भी हो नंदिनी बात तो सही कह रही थी, मिस्टर अभिमन्यु है तो बहुत ही हैंडसम। इप्शिता अभिमन्यु की फोटो देखकर मुस्कुराने लगी और तभी उसने जल्दी से अपनी फोन की गैलरी बंद की और बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, ये हम क्या कर रहे हैं? हम मिस्टर अभिमन्यु की फोटोज क्यों देख रहे हैं? यह क्या हो रहा है हमें? क्या हम मिस्टर अभिमन्यु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? इप्शिता के दिमाग में जैसे ही यह ख्याल आया, उसने तुरंत इस बात को अपने दिमाग से झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल पागल हैं। हाँ, वह हमसे अच्छे से बिहेव करते हैं, हमसे बात करते टाइम वो स्माइल करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम उनके बारे में कुछ भी सोचेंगे। और वैसे भी हमारी यह शादी तो सिर्फ और सिर्फ दो खानदान के आपस में मेल जोल मेल और बिजनेस रिलेशन बढ़ाने के लिए ही की जा रही है, और हम बेकार में ही न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। इप्शिता ने इतना बोलकर फोन वहीं पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ राजवंशी महल में अभिमन्यु डिनर करने के बाद अपने रूम में बैठे थे और अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने लैपटॉप बंद किया और उबासी लेते हुए वह अपने बेड पर आकर लेट गए। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद की, उनको अपनी नजरों के सामने इप्शिता का चेहरा नजर आया। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए कहा, राजकुमारी इप्शिता, वो हमें इस तरह से क्यों नजर आ रही है? हमें ये बात समझ नहीं आती, ऐसा क्या है उनमें जो वो हमें बार बार नजर आ रही है? अभिमन्यु इप्शिता के बारे में ही बार बार सोच रहा था और तभी उसने इप्शिता और अपनी फोटो को निकाला और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, हमने बहुत लड़कियां देखी लेकिन इप्शिता जैसी कोई लड़की नहीं देखी। सिर्फ उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हमें थप्पड़ मार सके, वो भी इतनी जोर का। वैसे आज जिस तरह से राजकुमारी इप्शिता सगाई तोड़ने की बात बोलकर गई है, इससे एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि राजकुमारी इप्शिता को हमारे पैसे, नाम और रुतबे का तो जरा भी लालच नहीं है। वो सच में राजवंशी खानदान की बहू बनने के लायक है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना फोन साइड में रखा और इप्शिता के बारे में ही सोचते हुए मुस्कुराने लगा। वहीं इप्शिता डाइनिंग टेबल पर अपने मॉम डैड और उदयवीर के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। तभी अचानक से इप्शिता को हिचकियां आने लगी। उसे इस तरह हिचकी लेते देखकर इप्शिता के पापा ने कहा, क्या बात है बेटा, आपको अचानक से हिचकियां कैसे आने लगी? पानी पीजिए आप। सुहासिनी जी ने इप्शिता को पानी देते हुए कहा, लीजिए इप्शिता, पानी पीजिए। इप्शिता ने अपनी मां के हाथ से जल्दी से पानी का ग्लास लिया और पानी पीने लगी, लेकिन उसकी हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी। और तभी इप्शिता ने जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उसकी हिचकियां कम ही नहीं हो रही थी। वो उठकर खड़ी होते हुए बोली, मम्मी पापा, हमारा खाना हो गया, हम अपने रूम में जा रहे हैं। इप्शिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और जैसे ही इप्शिता रूम में पहुंची, नंदिनी ने उसे गुड नाइट का मैसेज किया। नंदिनी का मैसेज देखकर इप्शिता ने उसे परेशान होने वाली इमोजी के साथ गुड नाइट कहा, जिसे देखकर नंदिनी ने इप्शिता को कॉल कर दी।
इप्शिता ने हिचकी लेते हुए कॉल पिकअप की और नंदिनी ने पूछा, क्या बात है, तूने इतनी सैड इमोजी क्यों भेजी, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्शिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, बस पता नहीं क्या हो गया है, इतनी देर से हमें हिचकियां आ रही है और यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर कहा, लगता है तुझे कोई बड़ी ही शिद्दत से याद कर रहा है। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो यार, हम बहुत देर से परेशान हो गए हैं, ये हिचकियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हम क्या करें? इप्शिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, बस पता नहीं क्या हो गया है, इतनी देर से हमें हिचकियां आ रही है और यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर कहा, लगता है तुझे कोई बड़ी ही शिद्दत से याद कर रहा है। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो यार, हम बहुत देर से परेशान हो गए हैं, ये हिचकियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हम क्या करूं? नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, यार मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी मम्मी हमेशा मुझे ये बात बोलती है कि हमें तभी हिचकी आती है जब हमें कोई याद करता है। नंदिनी की बात सुनकर फिर थोड़ा सोच में पड़ते हुए बोली, मुझे तो इतनी देर से हिचकी आ रही है, मुझे कौन याद कर रहा है, कहीं तू मुझे तो नहीं मिस कर रही? नंदिनी ने तुरंत नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही, और वैसे मैं आज दोपहर तक तेरे साथ थी, मैं भला तुझे मिस क्यों करूंगी? इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर बिल्कुल चुप थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी नंदिनी एकदम से बोली, इशू, कहीं तुझे कुंवर सा तो नहीं याद कर रहे? इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से कुंवर सा शब्द सुना, वह धीमी आवाज में बोली, अभिमन्यु, वो मुझे क्यों याद करेंगे भला? नंदिनी ने कहा, आज तूने उन्हें सरप्राइज दिया था ना, इसलिए हो सकता है वो तेरे सरप्राइज को सोचकर तुझे याद कर रहे हो। इप्शिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही अपनी हिचकी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तू फोन रख और रेस्ट कर, हम तुझे कल मिलते हैं। इतना बोलकर इप्शिता ने कॉल कट कर दिया। इप्शिता फोन साइड में रखकर आराम से बेड पर बैठी और नंदिनी की कही बात को याद करते हुए बोली, क्या सच में ऐसा होता है जब हमें कोई याद करता है तभी हिचकी आती है? इप्शिता ये सोच ही रही थी, तभी उसने अपने मन में कहा, और वैसे मिस्टर अभिमन्यु मुझे क्यों याद करेंगे? वैसे हो भी सकता है क्योंकि आज हमने उन्हें जो थप्पड़ मारा था वो काफी तेज मारा था, तो हो सकता है वो उस थप्पड़ को ही सोचकर हमें याद कर रहे हो। वो इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगी। तभी इप्शिता ने ध्यान दिया कि उसकी हिचकियां रुक गई थी। इप्शिता हैरत से बोली, क्या सच में ऐसा होता है? मिस्टर अभिमन्यु मुझे याद कर रहे थे या फिर ये सब कुछ बस कहने की बातें हैं? इतने में उसे फिर से एक हिचकी आई। इप्शिता ने साइड में रखी हुई बोतल उठाकर पानी पिया और फिर उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। इसके बाद उसे हिचकी नहीं आई। अब इप्शिता को नींद आ रही थी। इप्शिता आराम से बेड पर लेट गई और थोड़े ही देर में उसे नींद आ गई। इप्शिता के लिए आज का दिन काफी ज्यादा लंबा था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही तुरंत सो गई। अगली सुबह इप्शिता उठी और उसने फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े चेंज किए हैं। जैसे ही उसने अपना मोबाइल फोन उठाकर चेक किया, उसने देखा उसमें नंदिनी के गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक और मैसेज पड़ा था। इशू, तुम मुझे लंच के टाइम लेने आना, हम पहले एक साथ शॉपिंग पर चलेंगे, उसके बाद मैं तुझे यहाँ की बेस्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। इप्शिता नंदिनी के वो मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और तभी उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, लेकिन अगर मैं संजय के साथ गई तो नंदिनी के साथ तो कहीं घूम ही नहीं पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं नंदिनी को लेने अकेले चली जाती हूँ। इतना बोलकर इप्शिता जल्दी से रेडी हुई और ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने सुहासिनी से पूछा, मम्मी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। सुहासिनी जी ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, हाँ बेटा बोलिए, क्या बात करनी है आपको? इप्शिता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मम्मी, वो एक्चुअली क्या है ना, नंदिनी अपनी मौसी के घर गई थी और अब वो मुझसे बोल रही है कि हम उसे दोपहर तक पिकअप कर ले, तो क्या हम उसे लेने चले जाए? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, अगर वह आपको बुला रही है तो आप चले जाइए, हम संजय से बोल देंगे, वह आपको लेकर चले जाएंगे। इप्शिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, संजय अंकल को क्यों परेशान करना, और वैसे भी वो यही पास में ही है, तो हम अकेले ही चले जाएंगे। सुहासिनी जी ने इप्शिता को मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, आप अकेले मत जाइए, अब आप इस घर के साथ साथ राजवंशी खानदान की भी इज्जत है, हम आपको इस तरह से अकेले कैसे जाने दें? इप्शिता ने वियर्ड सा फेस बनाते हुए कहा, मम्मी,
हम अभी फिलहाल सूर्यवंशी परिवार की ही बेटी है और अभी हम राजवंशी खानदान की बहू नहीं बने हैं और प्लीज आप हमें बार बार यह याद मत दिलाया करिए, वैसे भी शादी के बाद तो हम पर न जाने कितनी बंदिशें लग जाएगी। अभी तो हमें आप हमारी मर्जी से जीने दीजिए। सुहासिनी जी ने इप्शिता को इतना फ्रस्ट्रेटेड होते देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, आप जाइए। आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी फ्रेंड को लेने जाना है तो ठीक है, चली जाइए, पर आराम से जाइएगा। सुहासिनी जी की बात सुनकर इप्शिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने जल्दी से उठकर अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मम्मी। इप्शिता रूम में गई और उसने नंदिनी को कॉल करते हुए कहा, हेलो नंदिनी, रेडी हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। नंदिनी ने कहा, ठीक है, जब तक तुम आओगी तब तक मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगी। इप्शिता ने अपना पर्स, मोबाइल और अपनी कार की चाबी उठाई और तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। इप्शिता को अच्छे से ड्राइव करनी आती थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे ज्यादा मौका नहीं मिला खुद से कार ड्राइव करके कहीं भी आने जाने का, इसलिए आज इतने दिनों के बाद जैसे ही वो कार लेकर घर से बाहर निकली, धीरे धीरे उसने कार चलना स्टार्ट किया और वो इस तरह अकेले घर से निकलकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी फ्रीडम वापस मिल गई थी। इप्शिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम मम्मी से इस तरह थोड़ी रूड होकर बात नहीं करते तो शायद वह हमें कभी भी अकेले नहीं आने देती। खैर, कोई बात नहीं, अब तो नंदिनी के साथ हम आराम से जहां चाहे वहां जा सकेंगे। इप्शिता खुश थी और आराम से कार ड्राइव कर रही थी, लेकिन जैसे ही कार सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकली और रोड पर इतना ट्रैफिक देखकर इप्शिता थोड़ी सी पैनिक हो गई। इप्शिता चौराहे से रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी अचानक से एक कार उसके सामने आ गई और इप्शिता ने जल्दी से अपनी कार मोड़ी और वो कार वहां से निकाल ली। इप्शिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, बच गए, वरना आज तो हमने उसे कार को ठोक ही दिया था। इप्शिता ये सोच ही रही थी कि तभी इप्शिता की स्टीयरिंग से उसकी पकड़ ढीली हो गई और गाड़ी इधर उधर भागने लगी। इप्शिता ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और वो कार के बैलेंस को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उससे संभाल नहीं पाई और उसने सामने से आ रही एक ऑडी कार को ठोक दिया। जैसे ही यह एक्सीडेंट हुआ, इप्शिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, ये हमने क्या किया, हमसे यह एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अगर मम्मी को ये बात पता चली वो तो हमें पता नहीं कौन सी सजा देगी। इप्शिता की कार उस ऑडी कार के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत थी। इप्शिता की कार को कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़े से इधर उधर डेंट आए थे। वहीं इप्शिता के सामने जो ऑडी कार थी वह काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसका बोनट और हेडलाइट पूरी तरह से टूट गया था, जिसे देखकर उस कार के मालिक ने इप्शिता की कार के पास आकर उसके शीशे पर नॉक करते हुए कहा, हेलो मैडम, बाहर निकालो, तुमने मेरी कार की तो धज्जियां उड़ा दी है। जब कार ड्राइव करनी नहीं आती तो ड्राइव करती क्यों हो? इप्शिता उस आदमी को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपनी कार का डोर अंदर से लॉक कर लिया। इप्शिता वहां से कार पीछे भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी कार के पीछे दूसरी कार थी और वह आदमी भी वही इप्शिता की कार का गेट पकड़कर खड़ा था और इप्शिता पर चिल्लाता ही जा रहा था। इप्शिता को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड, मैं अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगी? मॉम को कॉल करूं क्या? नहीं, अगर मॉम को कॉल किया तो वह तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। फिर संजय अंकल को यहाँ बुलाऊं? अगर मैं संजय अंकल को बुलाया तो वह भी मुझे डांटेंगे तो जरूर कि मैंने पहले तो उन्हें ड्राइव करने के लिए नहीं बुलाया और जब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तब मैं उन्हें बुला रही हूँ। इप्शिता का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और बाहर खड़े उस आदमी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हेलो मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाने की बात सुनकर इप्शिता को ऐसा लगा जैसे कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और शरीर एकदम ही अपनी जगह पर जम गया और उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो अब क्या करे। इप्शिता का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और बाहर खड़े उस आदमी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हेलो मैडम, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इप्शिता ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी और उसने पुलिस का नाम सुनकर नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो हमारे परिवार के साथ साथ राजवंशी परिवार की भी इज्जत पर बात आ जाएगी। मैं क्या करूं? इप्शिता ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वह किसी का नंबर डायल करने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के नंबर पर पड़ी और उसने अभिमन्यु का नंबर हड़बड़ी में डायल कर दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता का नंबर देखा, उसने तुरंत कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो इप्शिता,
कैसी हैं आप और इतनी सुबह सुबह आपने हमें कॉल कैसे कर दिया? इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की आवाज सुनी उसने अपना सर पीटते हुए कहा, आई एम सो सॉरी। वो हम एक्चुअली थोड़ा सा परेशान थे और हमने हड़बड़ी में आपका नंबर मिला दिया। इप्शिता की आवाज सुनकर अभिमन्यु जो अभी तक अपने केबिन में था, वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या बात है, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। इप्शिता, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभिमन्यु के पूछने पर इप्शिता ऑलमोस्ट रोते हुए बोली, मिस्टर अभिमन्यु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने यहाँ पर खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, हम सच में बहुत इडियट हैं। अभिमन्यु इप्शिता के मुंह से ये बात सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और उसने परेशान होते हुए पूछा, इप्शिता, जब तक आप हमें बताएंगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, हम आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है? अभिमन्यु के दोबारा से पूछने पर इप्शिता ने कहा, प्लीज पहले आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप हमारी मम्मी से यह बात नहीं कहेंगे। अभिमन्यु ने बहुत ही आराम से कहा, आई प्रॉमिस, हम किसी से भी यह बात नहीं कहेंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम है और आप है कहाँ? इप्शिता ने घबराते हुए बोलना शुरू किया, मैं इस टाइम रास्ते में अपनी कार में हूँ और मैंने खुद को अंदर से लॉक कर लिया है। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को लेने अकेले घर से बाहर निकली थी और यहाँ मुझसे एक्सीडेंट हो गया है और जिनकी कार का एक्सीडेंट हुआ वो पुलिस बुला रहे हैं। अगर पुलिस तक की बात गई तो मम्मी हमें मार डालेंगी। इप्शिता लगभग रोते हुए बोल ही रही थी और उसकी बोली में घबराहट साफ समझ में आ रही थी। उसकी पूरी बात सुनकर अभिमन्यु उसे समझाते हुए बोला, रिलैक्स इप्शिता, कुछ नहीं होगा, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए, आप वहीं रुकिए और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम बस 10 मिनट में वहां पहुंचते हैं, आप हमें अपनी लोकेशन सेंड करिए। इप्शिता ने हामी भरी और जल्दी से अपनी लोकेशन अभिमन्यु को सेंड कर दी। अभिमन्यु ने अपने सामने बैठे क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर बजाज, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है। मैं आपसे इस मीटिंग के बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। इतना बोलकर अभिमन्यु तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल गया और उसने फोन पर बात करते हुए कहा, कार निकालो, हमें तुरंत निकालना है। अभिमन्यु जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकाला उसकी कार ऑफिस बिल्डिंग के गेट के पास ही थी। अभिमन्यु ने कार में बैठते ही लोकेशन अपने ड्राइवर को सेंड की और बिल्कुल सीरियस होकर कहा, हमने अभी जो आपको लोकेशन दी है, हमें वहीं चलना है, जितनी तेज हो सके उतनी तेज ड्राइव करिए, हम लेट नहीं हो सकते वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो लोकेशन देखकर शॉर्टकट रास्ते से 10 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर अभिमन्यु ने देखा कि वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी और उस ऑडी कार के मालिक ने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस इप्शिता की कार को घेर कर खड़ी हुई थी। इप्शिता कार के अंदर अपना सिर पकड़कर बैठी थी और अभिमन्यु जैसे ही अपनी कार से उतरा उसे देखते ही वहां पर अभी जितनी भी बातें हो रही थी और जिस तरह से वह आदमी चिल्ला रहा था और पुलिस वाले जिस तरह इप्शिता को कार से निकलने के लिए बोल रहे थे, उसे देखकर वो सब बिल्कुल शांत हो गए। और अभिमन्यु के आते ही पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत अभिमन्यु के पास आकर बोला, कुंवर सा, आप यहाँ? अभिमन्यु को वहां पर देखकर वो पुलिस वाला सदमे में लग रहा था। अभिमन्यु ने उस इंस्पेक्टर की बात का जवाब देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। उसने उस ऑडी कार की तरफ देखा और अपने ड्राइवर की तरफ देखकर इशारा किया। अभिमन्यु का इशारा समझते ही उसके ड्राइवर ने तुरंत चेकबुक और एक पेन लाकर उसे दे दिया। अभिमन्यु ने एक चेक साइन किया और उसे उस ऑडी कार के मालिक के हाथ में थमाते हुए कहा, आई होप इतने में आपकी कार अच्छे से रिपेयर हो जाएगी और आप चाहे तो इतने में एक नई ऑडी भी खरीद सकते हैं। वह आदमी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगा क्योंकि वह अभिमन्यु को पहचान गया था। उसने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चेक लेकर सीधे अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और इंस्पेक्टर ने कहा, कुंवर सा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आप एक फोन कर देते। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जरूरत कैसे नहीं थी, हमें तो यहाँ आना ही था। और हाँ, अगर आपने इस कार को लेकर या मिस इप्शिता को लेकर कोई भी रिपोर्ट लिखी है तो उसे। अभिमन्यु अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और उस इंस्पेक्टर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे कुंवर सा, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम समझ गए हैं, हमें नहीं पता था कि आप इन्हें जानते हैं, वरना हम ऐसा कुछ भी ना करते। अभिमन्यु इप्शिता की कार के पास आया और उसने कार के शीशे पर नॉक किया। इप्शिता अभिमन्यु को देखकर तुरंत कार से बाहर निकाली और अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, ये है मिस इप्शिता, आगे से अगर इनसे ऐसी कोई भी गलती होती है तो आप जानते हैं ना कि आपको क्या करना है। उस इंस्पेक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप वहां से चला गया। इप्शिता अभिमन्यु को हैरानी से देख रही थी और उसने अपनी नजरें नीचे झुकते हुए कहा,
आई एम सो सॉरी, आपको हमारी वजह से यहाँ आना पड़ा। हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं और फिर भी हमने आपको परेशान। इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है। आप हमारी फियांसे हैं और अगर आप किसी प्रॉब्लम में होंगी तो हम उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा। बाय द वे, अब आप हमें पूरी बात बताइए, आप इस तरह अकेले कहाँ जा रही थी। इप्शिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम नंदिनी को लेने जा रहे थे। इप्शिता इतना बोलकर अपनी कार की तरफ देखने लगी और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमें लगता है अब हमें नंदिनी को लेने नहीं बल्कि किसी कार रिपेयरिंग के लिए किसी गैराज में जाना होगा, क्योंकि हमारी वजह से कार की यह हालत। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा, वो कार के डेंट को देख रही थी। अभिमन्यु ने भी वो नोटिस किया। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। ऐसे वक्त में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तब आपने हमारी इतनी मदद की, बट अभी हमें जाना होगा। पहले हम इस कार को ठीक करवाएंगे और उसके बाद नंदिनी को लेने जाएंगे। आप हमारे लिए यहाँ पर आए, हमें समझ नहीं आ रहा हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अभिमन्यु ने इप्शिता के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप हमारे साथ लंच पर चलिए। वैसे भी हमारा उस दिन का लंच उधार है। आप जब हमारे ऑफिस आए थी हमेशा सरप्राइज देने के लिए और लंच पर ले जाने के लिए, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमने आपका मूड खराब कर दिया था। उस दिन के बारे में बात सुनकर इप्शिता हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और तभी उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ पर रखकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा अच्छी तरह से पूछा था कि वो उसे मना भी नहीं कर पाए। अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए इप्शिता ने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु ने हमारी कितनी हेल्प की है, अब अगर हम उन्हें मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये बात अपने मन में सोचते हुए भी इप्शिता अपनी कार की तरफ देख रही थी और उसके बिना कुछ बोले ही उसके मन में चल रही बात को समझते हुए अभिमन्यु ने कहा, आप कार के बारे में टेंशन मत लीजिए, वह ठीक हो जाएगी। और आप बस ये बताइए, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में चलना पसंद करेगी या 7 स्टार होटल में। इप्शिता ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, जहां भी आपको ठीक लगे। अभिमन्यु अपनी कार की तरफ गया और उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और इस इप्शिता को वहां बिठाकर उसने अपने ड्राइवर को कुछ मैसेज किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और इप्शिता को लेकर एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल में चला गया। इप्शिता अभिमन्यु के साथ जैसे ही उस 7 स्टार होटल के अंदर गई, इप्शिता अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा, वो काफी ज्यादा नर्वस थी और अभिमन्यु ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, राजकुमारी इप्शिता, आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? क्या आप हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है? इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर अभिमन्यु। हम भला आपके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे, बल्कि आपके साथ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना बोलते बोलते इप्शिता चुप हो गई और अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता के मुंह से यह बात सुनी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु के उस होटल में पहुंचते ही होटल के मैनेजर ने अभिमन्यु को एक लड़की के साथ आते देखकर भागते हुए उसके पास गया और उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, गुड आफ्टरनून कुंवर सा, आपका रूम रेडी है, प्लीज मेरे साथ चलिए। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ अभी भी पकड़ रखा था और वह मैनेजर इप्शिता और अभिमन्यु को इस तरह हाथ पकड़े हुए देखकर उन्हें अजीब तरह से देखने लगा, लेकिन अभिमन्यु के डर की वजह से उस मैनेजर की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वो अभिमन्यु को लेकर उस प्राइवेट रूम में गया, वहां सब कुछ बड़े ही सलीके से और बड़े ही राजघराने टाइप की डेकोरेशन हुई थी। अभिमन्यु इप्शिता के साथ उस रूम में गया और उसने इप्शिता का हाथ छोड़ा और चेयर को बड़े ही जेंटली खींचा और इप्शिता को उस पर बैठा दिया। इप्शिता हल्का सा मुस्कुराई और चेयर पर बैठ गई। अभिमन्यु ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, 2 ऑरेंज जूस लेकर आइए, जब तक हम खाने का ऑर्डर देते हैं। इप्शिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मैनेजर इप्शिता की तरफ ही देख रहा था। अभिमन्यु ने जैसे ही यह बात नोटिस की उसने तेज आवाज में कहा, हमने कुछ कहा है, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? उस मैनेजर ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, 2 ऑरेंज जूस, एनीथिंग एल्स? मैम आप और कुछ लेंगे? अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, अभी हमने जितना कहा है उतना करिए। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर वह मैनेजर चुपचाप रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक वेटर 2 ऑरेंज जूस टेबल पर रखकर चला गया। अभिमन्यु ने इप्शिता के आगे एक जूस का ग्लास किया और दूसरा जूस का ग्लास उठाकर उसने एक शिप ली और वापस नीचे रखते हुए कहा, इप्शिता क्या खाएंगी आप? ऑर्डर करिए। इप्शिता ने काफी ज्यादा फॉर्मल होते हुए कहा, हम कुछ भी खा लेंगे।
आपको जो ऑर्डर करना है कर दीजिए। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? आप हमारी मर्जी का क्यों खाएंगी भला? आप जब यहाँ आए हैं तो आपका ऑर्डर करना तो बनता ही है। लीजिए, देखिए और आपको जो भी पसंद आए वो डिश ऑर्डर कर दीजिए। अभिमन्यु के इतना इंसिस्ट करने पर इप्शिता ने मेनू कार्ड अपने हाथ में ले लिया। तभी अभिमन्यु ने भी मेनू कार्ड उठाया और उसने इप्शिता से पूछा, इटालियन खाना पसंद है आपको या चाइनीज? इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमें सबसे अच्छा तो इंडियन फूड ही लगता है, बस चाइनीज और इटालियन यूं ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी वो उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु को इस तरह अपनी तरफ एकटक खुद को घूरते देखकर पूछा, क्या बात है? आप हमें ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो आजकल बहुत कम लड़कियों को इंडियन फूड पसंद होता है, वही हमें आपकी बात सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई। इप्शिता अभिमन्यु की यह बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और दोबारा उसने अपनी नज़र मेनू कार्ड में गड़ा ली और इप्शिता को इस तरह मुस्कुराते देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों ही मेनू कार्ड में देख रहे थे। तभी इप्शिता और अभिमन्यु दोनों ने एक साथ कहा, मलाई कोफ्ता कैसा रहेगा? उन दोनों के इस तरह एक साथ बोलने पर दोनों ही एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। उन दोनों को ही अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों ने एक ही डिश चूज की है। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, आपको मलाई कोफ्ता पसंद है? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पसंद है और यहाँ का मलाई कोफ्ता सच में बहुत अच्छा होता है। इप्शिता ने मेनू कार्ड बंद करते हुए कहा, तो ठीक है, फिर हम आज वही ट्राई करेंगे। अभिमन्यु ने पास में रखी बेल को प्रेस किया और एक वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आया। अभिमन्यु ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मलाई कोफ्ता और वेजिटेबल फ्राइड राइस और आपका स्पेशल रसमलाई डेजर्ट। वो वेटर ऑर्डर लेकर चुपचाप वहां से चला गया और इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, सच बताएं मिस्टर अभिमन्यु, जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि आप इतने अच्छे इंसान होंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा, तो फिर हम कैसे इंसान लगे थे आपको? रूड, बोरिंग? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु उसे चुपचाप देखने लगा तो इप्शिता ने तुरंत ही ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसकी बात लेट गो करते हुए कहा, लीव इट। कभी कभी हम अच्छे मूड में नहीं होते हैं और छोटी सी गलतफहमी से हम अच्छे इंसान को भी काफी गलत समझ लेते हैं। इप्शिता ने हामी भरी और तभी अभिमन्यु का फोन बाजा। अभिमन्यु ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, हम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ में हैं, हमारी मीटिंग को कल के शेड्यूल में शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, अभी हम नहीं आ सकते। अभिमन्यु फोन पर बात कर रहा था। इप्शिता ने देखा कि अभिमन्यु उसकी वजह से अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा है तो इप्शिता का मुंह बन गया। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन साइड में रखते हुए कहा, क्या बात है, आप इतनी अपसेट क्यों हो गई? इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। हमने बेवजह ही आपको परेशान कर दिया, हमारी गलती थी और एक्सीडेंट हमसे हुआ था और आप उसकी वजह से। इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ को अपने हाथ पर फील किया तो उसने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, मीटिंग तो रोज होती है और आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि हम आपकी वजह से परेशान हो गए? बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ इप्शिता, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, बल्कि आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप कभी भी ऐसी किसी मुसीबत में होगी तो सबसे पहले हमें फोन करेगी, क्योंकि अब आप हमारी जिम्मेदारी है। हमारी आपसे एंगेजमेंट हो चुकी है और हम आपके फियांसे हैं। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स में हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अभिमन्यु इप्शिता को अपने बातों से कन्विंस कर रहा था। इप्शिता अभिमन्यु की यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, चलिए प्रॉमिस करिए हमें, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई बात आपको परेशान कर रही हो, आप उसे लेकर हमसे बात कर सकती हैं और किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकती हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, चाहे दिन हो या रात। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की यह बात सुनी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु के उस हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू सो मच। इप्शिता अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से हटाने ही जा रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आप हमें बार बार थैंक यू बोलना बंद करिए। हम आपके होने वाले पति हैं और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह बार बार थैंक यू नहीं बोलती।
अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुरा दिया और वही इप्सिता की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु ने ये सारी बातें बोली यह सुनकर इप्सिता को थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने ये हस्बैंड वाइफ वाली बात तो अब तक अपने दिमाग में भी नहीं सोची थी जो अभी अभी अभिमन्यु ने इतनी आराम से उससे कह दी। इप्सिता अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से हटाने ही जा रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आप हमें बार बार थैंक यू बोलना बंद करिए, हम आपके होने वाले पति हैं और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह बार बार थैंक यू नहीं बोलती। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुरा दिया और वही इप्सिता की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु ने ये सारी बातें बोली यह सुनकर इप्सिता को थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने ये हस्बैंड वाइफ वाली बात तो अब तक अपने दिमाग में भी नहीं सोची थी जो अभी अभी अभिमन्यु ने इतनी आराम से उससे कह दी। इप्सिता ने अपनी पलकें के नीचे झुका ली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अभिमन्यु से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर अभिमन्यु ने उसके हाथ से अपनी पकड़ ढीली कर दी और इप्सिता ने भी धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। इप्सिता कुछ भी बोल नहीं रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने ही बात शुरू करते हुए कहा, इप्सिता आपको एक बात पता है? अभिमन्यु की यह बात सुनकर इप्सिता ने अपनी नजरें ऊपर उठाई और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, क्या? अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में देखते हुए कहा, जब आप हंसती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। उस दिन एंगेजमेंट में भी हम आपको ये बात बोल नहीं पाए, लेकिन उस दिन भी आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसने अपने मन में कहा, हैंडसम तो मिस्टर अभिमन्यु भी बहुत लग रहे थे, तो क्या मुझे भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए? इप्सिता अपने मन में ये बात सोच रही थी। ये बात अपने मन में सोचते हुए उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी रूम का गेट खुला और दो वेटर अंदर आए, एक ट्रॉली लेकर जो कि खाने के बर्तनों से भरी हुई थी, और उन्होंने एक एक कर वह सारा खाना सामान टेबल पर रखा और चुपचाप वहां से चले गए। कुछ देर बाद अभिमन्यु और इप्सिता दोनों आराम से लंच कर रहे थे और इप्सिता बीच बीच में अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों का लंच फिनिश हो गया और इप्सिता ने अपना मुंह नैपकिन से पोंछते हुए कहा, यहाँ का खाना तो सच में बहुत अच्छा है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इप्सिता बोली, वैसे लंच पर तो हम आपको ले जाने वाले थे, लेकिन आप ही हमें यहाँ पर ले आए। अभिमन्यु ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या हुआ? एक ही बात है, आप हमें लंच पर ले जाएं या हम आपको? जाएंगे तो हम दोनों साथ ही। इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, एक ही बात तो नहीं है, अगर हमें कभी मौका मिला तो हम आपको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाई नॉट, इसी बहाने आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अभिमन्यु का फोन बजा और अभिमन्यु ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और इप्सिता से कहा, एक्सक्यूज मी। इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई और अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर हामी भरते हुए कहा, हाँ ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप जा सकते हैं मिस्टर अभिमन्यु, वैसे भी हमें अभी यहाँ से नंदिनी को लेने जाना है और उसके बाद हम घर पहुंचेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। अभिमन्यु इप्सिता के माथे की शिकन को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर हैरानी से बोली, क्यों? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब अभी आपको मिल जाएगा। इप्सिता को अभिमन्यु की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बोल रहे हैं आप? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उस रूम का गेट खुला और नंदिनी इप्सिता का नाम लेते हुए बोली, ईशु। नंदिनी की आवाज सुनकर इप्सिता उठकर खड़ी हो गई और नंदिनी भागते हुए उसके पास आई और बोली, तो ठीक तो है ना? तुझे एक्सीडेंट में कहीं चोट तो नहीं आई ना? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? इससे पहले कि नंदिनी इप्सिता की बात का कोई जवाब दे पाती, उससे पहले ही अभिमन्यु बोला, हमने बुलाया है मिस नंदिनी को यहाँ पर। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी नंदिनी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, थैंक्स जीजू, मेरी फ्रेंड को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सब लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। यह मेरी बेस्टी है ना, ये सबसे बड़ी ट्रबल मेकर है और मेरे जीजू ट्रबल सॉल्व करने वाले। क्या खूब जमेगी आप दोनों की। इप्सिता ने थोड़ा सा एम्बेरेस होकर अभिमन्यु की तरफ देखा। वो नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा।
इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, थैंक यू सो मच नंदिनी, हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। नंदिनी हंसने लगी और उसने अभिमन्यु के बगल में जाकर खड़े होते हुए कहा, वैसे जीजू आप सच में बहुत हैंडसम हो। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और नंदिनी आप कुछ खाएंगी, हम आपके लिए कुछ ऑर्डर करें? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जीजू, मुझे तो कुछ नहीं खाना, मेरा पेट पूरा फुल है, बस आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, इफ यू डोंट माइंड। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको हमसे? इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से यह बात सुनी, इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं ये पागल लड़की क्या पूछने वाली है मिस्टर अभिमन्यु से। इप्शिता नंदिनी को घूरते हुए देख रही थी। नंदिनी ने इप्शिता की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने अभिमन्यु से धीमी आवाज में कहा, जीजू आपका कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है क्या? मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे भी अपनी लाइफ सेट करनी है। इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से यह बात सुनी, उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे गुस्से से घूरकर अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में उसके कान में बोली, नंदिनी कैन यू प्लीज शट अप, अब अगर तुमने इस तरह की एक और बात की तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर मुंह बनाने लगी और इप्शिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमारा कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। हाँ हमसे छोटी 3 बहनें जरूर हैं, एक हमारी बहन और 2 हमारे चाचा की बेटियां। नंदिनी इप्शिता की बात कहाँ सुनने वाली थी। उसने फिर से एक सवाल पूछा, ओ सो सैड, बट जीजू आपका कोई दोस्त भी नहीं है क्या, जो ऐसे ही आपकी तरह राजघराने से हो? अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर इप्शिता को बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उसने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर इप्शिता ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ नंदिनी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, ये लड़की पूरी पागल है, आप प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यह इसी तरह की बातें करती है, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, इप्शिता इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मिस नंदिनी बहुत क्यूट है। जैसे ही नंदिनी ने यह बात सुनी, वो इप्शिता से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तू चुप करेगी? मैं जीजू से बात कर रही हूँ, तुम हम दोनों के बीच में मत बोल, है ना जीजू? अभिमन्यु ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और अब इप्शिता भी और कुछ नहीं बोल पाई, और तभी नंदिनी ने कहा, मैं क्यूट तो हूँ और थोड़ी सी हॉट भी हूँ। अगर आपका कोई दोस्त मुझ में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ। इप्शिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की और क्या क्या बोलने वाली है। इप्शिता ने नंदिनी को ऑलमोस्ट डांटते हुए कहा, नंदिनी चुप करो, पागल हो गई हो क्या तुम? जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो बोल रही हो। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, और वैसे भी जो बातें दिल में आए उन्हें बोल देना चाहिए। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वह अपनी बात कभी सामने वाले को बता नहीं पाते हैं और मन ही मन में बेचैन रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अभिमन्यु के ये डीप थॉट्स सुनकर नंदिनी और इप्शिता दोनों ही बिल्कुल चुप हो गई, और अभिमन्यु भी यह बात बोलकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने किसी ख्याल में कहीं खो गया हो या फिर किसी बात को सोचकर ये सब बोल रहा हो। अभिमन्यु को इस तरह अपने ख्याल में खोता देखकर इप्शिता की नजरें अभिमन्यु के चेहरे की तरह ही टिक गई। उन दोनों को ही ऐसे चुप होते देखकर नंदिनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हे गाइस व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? जीजू क्या सोचने लगे आप? नंदिनी की आवाज सुनते ही मानो अभिमन्यु अपनी नींद से जागा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, चलिए शाम होने वाली है, हम आप दोनों को घर ड्रॉप कर देते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह आगे चलने लगी। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको हमें ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम राजकुमारी इप्शिता, आइए चलिए हमारे साथ, और वैसे भी आपकी कार पहले ही आपके घर पहुंच गई है। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी उसने हैरानी से कहा, क्या? अभिमन्यु ने उस होटल से बाहर निकलते हुए कहा, जी हाँ, हमने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था, वो आपकी कार पर आए डेंट को ठीक कराकर आपकी कार आपके घर पहुंचा दे, आप चलिए। नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ जीजू चलिए, और इसे तो आदत है,
फालतू के क्वेश्चंस जरूर पूछती है। इप्शिता एकटक अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसने नंदिनी की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। तब तक नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते हुए अभिमन्यु के पीछे पीछे लेकर आने लगी। अभिमन्यु कार का गेट खोलकर इप्शिता की तरफ देखने लगा। नंदिनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ओके तो मैं आगे बैठ जाती हूँ, आप दोनों पीछे बैठिए। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्शिता का हाथ छोड़ा और खुद ड्राइवर के बगल वाली सीट में आकर बैठ गई। नंदिनी को इतनी जल्दी कार के अंदर बैठे देखकर इप्शिता और अभिमन्यु को भी एक साथ कार की बैक सीट पर बैठना पड़ा। इप्शिता इनडायरेक्टली बार बार अभिमन्यु की तरफ ही देख रही थी, लेकिन अभिमन्यु काफी सीरियस होकर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन की तरफ ही देख रहा था और पूरे रास्ते उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और उन दोनों के इस तरह चुप रहने पर नंदिनी ने तो अपना सिर ही पीट लिया। नंदिनी अपने मन में बोली, क्या बेवकूफ दोस्त है मेरी, ऐसे चुप बैठी है जीजू के साथ जैसे कि उन्हें जानती तक नहीं। ऐसी खामोशी देखने के लिए तो एक साथ नहीं बिठाया मैंने इन दोनों बेवकूफों को। अपने मन में ये सब बोलते हुए नंदिनी का भी मुंह बन गया, लेकिन वो भला इसमें क्या ही कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो तीनों सूर्यवंशी हवेली पहुंच गए। इप्शिता जल्दी से कार से बाहर निकली और उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच, आज हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, इप्शिता, हमने आपसे पहले भी कहा था, आपको हमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बट आगे से प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अंदर चली गई। इप्शिता नंदिनी के साथ हवेली के अंदर आ ही रही थी कि तभी नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार जीजू तो सच में कमाल के हैं, उन्होंने कितनी आसानी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर कुंवर उनका नाम यूं ही नहीं पड़ा। इप्शिता, यू आर सो लकी। इप्शिता ने नंदिनी को डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप, क्या लकी, हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए और तुम बेकार में ही यह सारी बातें हमसे मत बोला करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इप्शिता इतना बोलते हुए अंदर आई और उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और भाई तीनों लिविंग एरिया पर बैठे थे और सबके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन था। नंदिनी ने जैसे हैं सबको देखा, उसने इप्शिता के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, यार तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ, इतने ज्यादा सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं, कहीं उन्हें तेरे एक्सीडेंट की बात पता तो नहीं चल गई। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी उसने नंदिनी को घूरते हुए कहा, अगर नहीं भी पता चली होगी तो मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम उन्हें चिल्ला चिल्ला कर यह बात बता दोगी। नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और इप्शिता ने उसे घूर कर देखते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, प्लीज चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। नंदिनी ने तुरंत इप्शिता की बात मानकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और नंदिनी वही अपनी जगह पर रुक गई। लेकिन इप्शिता धीरे धीरे अंदर की तरफ आई और अपने मम्मी पापा के सामने खड़े होते हुए बोली, मम्मी पापा, व्हाट हैपेंड, आप लोग इतने ज्यादा सीरियस क्यों लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। इप्शिता की मम्मी इप्शिता के पापा की तरफ देखने लगी। तभी इप्शिता के पापा अपनी जगह पर उठकर खड़े हुए और उन्होंने इप्शिता को घूरते हुए कहा, कहाँ गई थी आप अकेले। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी उसने नंदिनी की तरफ देखा, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इप्शिता के पापा उसके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने इप्शिता को घूरते हुए कहा, हमने आपके लिए संजय को क्यों रखा है, ताकि आप सेफ रह सके और किसी प्रॉब्लम में न फंसे, राइट। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस पापा। इप्शिता के पापा ने उस पर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो फिर आज तुम बगैर संजय को लिए घर से बाहर क्यों निकाली। इप्शिता घबराते हुए बोली, वो डैड। एक्चुअली इप्शिता के डैड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, अगली बार आप घर से बाहर अकेली नहीं जाएगी, आपके साथ आपका बॉडीगार्ड संजय या फिर ड्राइवर साथ में जरूर होगा, आप हमारी बात समझ रही है ना। इप्शिता के पापा का अचानक से इस तरह से सॉफ्ट होना इप्शिता को समझ नहीं आया और उसने अपने मन में कहा, ये पापा को अचानक क्या हो गया, वो अभी तो इतने गुस्से में थे और अब इतनी शांति से कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। नंदिनी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। तभी इप्शिता के डैड ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, इप्शिता आई होप आप हमारी बात समझ गई होगी। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और इप्शिता के पापा ने कहा, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और चुपचाप अपने रूम की तरफ चली गई। इप्शिता को जाते देखकर इप्शिता के पापा ने अपनी पत्नी सुहासिनी जी की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली।
जैसे ही इप्शिता नंदिनी के साथ अपने रूम में पहुंची तो इप्शिता ने जल्दी से रूम अंदर से बंद किया और बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कमरे के अंदर आते ही नंदिनी ने कहा, यार बाय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हारे डैड ने तुम पर गुस्सा नहीं किया। वो इतनी शांति से तुम्हें बात कैसे समझ रहे थे? इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अचानक से पापा को क्या हो गया। वो हमें डांटते डांटते इतनी सॉफ्ट कैसे पड़ गए, और क्या उन्हें हमारे एक्सीडेंट वाली बात पता चल गई होगी? नंदिनी ने इप्शिता के मुंह से बात सुनकर अपना सिर पीटते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? तो अगर उन्हें तुम्हारे एक्सीडेंट की बात पता होती तो तुम्हें लगता है कि वह इतनी आराम से जो बात कर रहे थे वह वैसे बातें करते? उन्हें एक्सीडेंट की बात नहीं पता चली होगी। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता कुछ सोच में पड़ गई। नंदिनी ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा, वैसे आज का दिन काफी ज्यादा टायरिंग था, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इप्शिता ने नंदिनी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। नंदिनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। इप्शिता ने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया। उस लड़की ने भला ऐसा क्यों किया होगा? अगली सुबह अभिमन्यु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था और उसने अपनी असिस्टेंट को बुलवाया और आज के शेड्यूल के बारे में बात करने लगा। सारी चीज क्लियर करने के बाद अभिमन्यु लैपटॉप में अपनी कुछ डील्स चेक कर रहा था। अभिमन्यु की असिस्टेंट केबिन से बाहर जाने लगी और दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़का खड़ा था। उसने अभिमन्यु की असिस्टेंट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर सामने खड़े उस लड़के ने कहा, ओह कम ऑन, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी जैसी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल अगर मुझे सर बोलेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नाम लिया करो मेरा तुम, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस आदमी की बात सुनकर अभिमन्यु की असिस्टेंट मुस्कुराकर वहां से चली गई। बाहर से अभिमन्यु के केबिन का दरवाजा खुला और एक बड़ा ही हैंडसम लड़का केबिन के अंदर आया। वो दिखने में अभिमन्यु की हम उम्र का ही लग रहा था और वह बिना नॉक किए ही केबिन के अंदर आ गया। अपने केबिन का दरवाजा बाहर की तरफ से खुलता हुआ देखकर अभिमन्यु ने नजर उठाकर उधर देखा तो उसे उसका ही हम उम्र लेकिन उससे थोड़ी कम हाइट का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अंदर आता हुआ नजर आया। उस लड़के के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, उसकी शार्प जो लाइन और उसकी डार्क ब्राउन आंखों पर महंगे सनग्लासेस लगे हुए थे और उसने ब्रांडेड शूज और ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर डार्क ब्लू कलर की डेनिम पहनी हुई थी। वो लड़का बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी अदा नहीं कर रहा था और केबिन के अंदर जाकर वो सीधे अभिमन्यु के सामने आकर खड़े होते हुए बोला, क्या बात है, हमारे कुंवर सा आजकल कुछ ज्यादा ही फास्ट एंड फ्यूरियस हो गए हैं। अभिमन्यु ने जैसे ही यह आवाज सुनी उसने अपनी नजर उठाकर सामने की तरफ देखा और अभिमन्यु ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा, समर्थ, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? एंड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। समर्थ ने उसे ताना मारते हुए कहा, कुंवर सा तो आजकल अपने शेड्यूल में ही बिजी रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उन्हें कुछ सरप्राइज दे दूं। वैसे मुझे तुमसे तो उम्मीद थी नहीं कि तुम मुझे कोई सरप्राइज दोगे, लेकिन तुमने मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया, जिसे सुनकर तो मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। अभिमन्यु ने समर्थ को घूरते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो? समर्थ ने सामने वाली चेयर पर आराम से बैठते हुए कहा, कुंवर सा, आपने तो सगाई कर ली और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। अभिमन्यु ने जैसे ही उसके मुंह से यह बात सुनी वो एकदम से बोला, अच्छा तो इसीलिए तुम यहाँ पर हमें ताना मारने आए हो? समर्थ ने उसकी तरफ से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही मान लो, लेकिन अभी मैं तुझसे सच में बहुत नाराज हूं। तुमने एंगेजमेंट कर ली और मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी। अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर बोला, अरे हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं। एक्चुअली मासा ने इतनी जल्दी यह एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी और सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि हमने किसी को कुछ नहीं बताया। और समर्थ तुम प्लीज इतनी छोटी सी बात के लिए हमसे नाराज मत हो। समर्थ ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो, तुम मुझे एक फोन कॉल कर सकते थे ना? लेकिन नहीं, तुमने कॉल करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है ना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट होना। अभिमन्यु ने समर्थ को समझाते हुए कहा, समर्थ, तुम अभी हमारी बात नहीं समझ रहे हो, असल में ये सब कुछ मासा ने अरेंज किया है। समर्थ ने कहा, ठीक है ठीक है, अब तुम्हें और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, चलो मुझे मेरी होने वाली भाभी की तस्वीर दिखाओ। अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर कुछ सोचने लगा।
अभिमन्यु को ऐसे सोच में डूबते देखकर समर्थ ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या बात है, कहाँ खो गए तुम? मुझे मेरी होने वाली भाभी की फोटो भी नहीं दिखाओगे क्या? अच्छा, अब अपने बेस्ट फ्रेंड पर भी भरोसा नहीं रह गया क्या? समर्थ की यह बात सुनकर अभिमन्यु ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं भला तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगा? रुक जाओ, 1 मिनट दिखाता हूं। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने फोन में कुछ करने लगा और उसके पास एंगेजमेंट की एक फोटो थी जो कि अर्पिता ने उसके फोन पर क्लिक की थी। उसे जैसे ही वह फोटो मिली उसने तुरंत ही समर्थ के सामने अपना फोन करते हुए उसे वो फोटो दिखाए। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता की फोटो समर्थ को दिखाई, वो उसका फोन अपने हाथ में लेते हुए बोला, वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। अभी यार तेरे तो भाग्य खुल गए। बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के अरेंज मैरिज में तुझे कितनी सुंदर बीवी मिलने वाली है। अभिमन्यु ने समर्थ को घूरते हुए कहा, और हम भी तो उतने ही हैंडसम हैं। समर्थ ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अभिमन्यु का फोन उसे वापस देते हुए बोला, हाँ हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि होने वाली भाभी से कब मिलवा रहे हो? समर्थ ने जैसे ही यह सवाल पूछा, अभिमन्यु ने कहा, अब डायरेक्ट तुम अपनी भाभी से शादी में ही मिलना। उससे पहले तो मैं नहीं मिलवा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी उससे सिर्फ 2 बार ही मिला हूं। इसके बाद समर्थ अभिमन्यु के साथ बैठकर वहीं पर बाकी सारी बातें करने लगा। तारांकन वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में सुहासिनी जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। फोन पर बात करते हुए उन्होंने बड़ी ही नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई। जी ठीक है, हम आ जाएंगे। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और अपने एक पैर को दूसरे पैर चढ़ाते हुए वो कुछ सोचने लगी। सुहासिनी जी को इस तरह सोच में डूबा देखकर इप्शिता के पापा अमरजीत जी अपने रूम से बाहर निकाल कर आए। वो सुहासिनी जी के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या बात है सुहासिनी जी, क्या सोच रही हैं आप इतनी सुबह सुबह? सुहासिनी जी अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं सोच रहे, हम तो बस ही सोच रहे हैं कि कल। सुहासिनी जी बोलते बोलते चुप हो गई। अपनी पत्नी के इस तरह से चुप हो जाने पर अमरजीत जी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उनसे पूछा, क्या बात है सुहासिनी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुहासिनी जी ने मना करते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी दरअसल हम रानी सा से बात कर रहे थे। इप्शिता के पापा ने जैसे ही रानी सा का नाम सुना वो हड़बड़ाते हुए बोले, रानी सा मतलब कुंवर सा की माँ, उन्होंने क्यों फोन किया था? सब ठीक तो है ना? इप्शिता की मम्मी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, उन्होंने हम सबको कल राजमहल बुलाया है। इप्शिता के पापा थोड़े कंफ्यूज होते हुए बोले, कल, लेकिन क्यों, वो भी इतना अर्जेंट? इप्शिता की मम्मी ने उन्हें पूरी बात समझाते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि रानी सा चाहती है कि हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर ले, और अभी उनकी बेटी अर्पिता जी भी वहीं राजमहल में रुकी हुई है, तो वह चाहती है कि शादी की जो भी बातचीत होनी है वो उनकी बेटी और दामाद जी के सामने हो जाए तो अच्छा रहेगा। इप्शिता के पापा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, अगर रानी सा ऐसा चाहती है तो हम ऐसा ही करेंगे। रानी सा की बात भला कौन टालेगा? सुहासिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उन्होंने पूछा, लेकिन इप्शिता को हम वहां कैसे ले जाएंगे? क्या वह वहां जाने के लिए तैयार होगी, वह भी शादी से पहले? इप्शिता के पापा ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या उन्होंने ईशू को भी वहां बुलाया है? इप्शिता की मां ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी इप्शिता के डैड ने कहा, इप्शिता को आप यह मत बताइएगा कि उसकी शादी की बात करने के लिए हम वहां जा रहे हैं, वरना वो शायद जाने में थोड़ा कतराए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। इतना बोलते हुए सुहासिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद इप्शिता नंदिनी के साथ अपने रूम से बाहर निकलकर आई और अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। नंदिनी ने भी इप्शिता के मम्मी पापा की तरफ देखकर कहा। इतना बोलकर नंदिनी भी इप्शिता के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। अब तक उदय भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुका था और सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुहासिनी जी ने बात शुरू करते हुए कहा, इप्शिता बेटा, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना और उसके साथ ही अच्छे से रेडी हो जाना, कल हमें राजवंशी महल चलना है। इप्शिता ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने जैसे ही यह बात सुनी उसके गले में खाना अटक गया और उदय भी हैरानी से अपनी मॉम डैड की तरफ देखने लगा। इप्शिता के पापा ने भी उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय, आपको भी हमारे साथ चलना है, इसलिए आप अपनी कल की सारी मीटिंग्स आज ही कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई भी आपकी मीटिंग बचाती है तो उसे परसों शिफ्ट कर दीजिएगा।
आप भी कल हमारे साथ चलेंगे। नंदिनी भी वहां पर उनके बीच बैठी हुई उन सब की बात सुन रही थी। उनकी फैमिली की पर्सनल बातों के बीच वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। इप्शिता ने अपने मॉम डैड की तरफ देखकर थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मम्मी पापा, क्या हमारा भी वहां जाना जरूरी है? इप्शिता के पापा ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, रानीसा ने बुलाया है तो वहां जाना जरूरी ही होगा और हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते हैं इप्शिता। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया और वही उसकी नजर नंदिनी पर गई जो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। इप्शिता ने अपनी माँ और पापा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा, नंदिनी भी हमारे साथ जाएगी। नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता की यह बात सुनी, उसने इप्शिता का हाथ दबाया और धीमी आवाज में कहा, यह क्या बोल रही हो इप्शिता? मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? इप्शिता ने नंदिनी को घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर कहा, मम्मी पापा, अगर नंदिनी हमारे साथ जाएगी तो हमें भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी और हम वहां पर बोर नहीं होंगे। इप्शिता की यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन दोनों ने नहीं सोचा था कि इप्शिता अपने साथ अपनी सहेली को भी राजमहल ले जाने की जिद करेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।